आज है 18 फरवरी बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं बल्कि जिनका गहरा असर हमारे समाज और राजनीति पर पड़ रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के जाति पर दिए बयानों और संघ के भीतर से उठ रहे दलित असंतोष के विरोधाभास की। हम पड़ताल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रचारित एआई समिट की, जहां एक निजी यूनिवर्सिटी का रोबोट डॉग विवादों में घिर गया और इसे चीन से आयातित बताया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में माओवाद को खत्म करने के लिए माइनिंग का एक नया फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही बात होगी विजय माल्या की घर वापसी में आ रही अड़चनों और कश्मीर में पर्यटन के बीच छिपी सैन्य निगरानी की हकीकत की। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत हाल के दिनों में जाति और सामाजिक समरसता पर लगातार बोल रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जातियां संघर्ष का कारण नहीं बननी चाहिए। उनका तर्क है कि समाज में अपनापन बढ़ने से भेदभाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संघ का अगला सरसंघ चालक सिर्फ हिंदू होगा और उसकी कोई जातिगत पहचान नहीं होगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत और खुद संघ का इतिहास इन दावों पर सवाल खड़े करता है। राजस्थान के दलित कार्यकर्ता और लेखक भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब मैं एक कारसेवक था में अपने कड़वे अनुभव साझा किए हैं। द कारवा मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे 1991 में जब उन्होंने संघ के लोगों के लिए अपने घर पर खाना बनाया तो उसे बाद में फेंक दिया गया क्योंकि वह एक दलित परिवार से थे। इस घटना ने उन्हें संघ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व में हमेशा से उच्च जातियों का दबदबा रहा है। संघ के इतिहास में रज्जू भैया को छोड़कर अब तक सभी सरसंघ चालक ब्राह्मण रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर गोलवलकर और वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत तक ये परंपरा कायम है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ भाषणों से जाति की दीवारें टूट पाएंगी। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है जिसने मेक इन इंडिया के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरियन नाम का एक रोबोट डॉग प्रदर्शित किया और दावा किया कि यह उनका अपना इनोवेशन है। लेकिन सोशल मीडिया पर जल्द ही यह खुलासा हो गया कि यह दरअसल चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का गोदो मॉडल है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। मामला तब और बिगड़ गया जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रोबोट का वीडियो शेयर किया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल हटाने का आदेश दिया गया और वहां से रोबोट गायब हो गए। यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है कि उन्होंने इसे बनाने का दावा नहीं किया था, लेकिन दूरदर्शन के एक वीडियो में उनके प्रोफेसर इसे अपना इनोवेशन बताते नजर आए थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे मोदी सरकार के एआई मिशन का मजाक बताया है। उनका कहना है कि ब्रांडिंग के चक्कर में असली रिसर्च और टैलेंट को दरकिनार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में माइनिंग और नक्सलवाद के जटिल रिश्ते पर वरिष्ठ पत्रकार शुभरांशु चौधरी ने एक नया नजरिया पेश किया है। उनका कहना है कि सिर्फ सुरक्षा बलों के इस्तेमाल से माओवाद खत्म नहीं होगा। असली समस्या माइनिंग से होने वाले मुनाफे के बंटवारे की है। वर्तमान में माइनिंग से होने वाली कमाई का लगभग 75% हिस्सा सरकार ले लेती है और कंपनियों को 20% मिलता है। लेकिन स्थानीय आदिवासियों के हाथ में 5% से भी कम आता है। चौधरी सुझाव देते हैं कि सरकार को 5-0, 3-0, 2-0 का मॉडल अपनाना चाहिए। यानी 50% हिस्सा राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार के पास रहे, 30% हिस्सा सीधे स्थानीय लोगों को मिले और 20% कंपनी को। उनका गणित कहता है कि अगर सुरक्षा पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपये को लोगों की तरफ मोड़ दिया जाए तो बस्तर के हर परिवार को महीने के 5,000 रुपये तक सीधे मिल सकते हैं। यह मॉडल न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि यह माओवाद की जड़ों पर प्रहार कर सकता है, क्योंकि तब स्थानीय लोग खुद माइनिंग के पक्षधर बन जाएंगे। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि वो भारत कब लौटेंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई की खबर के मुताबिक माल्या के वकील ने अदालत में कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है और वो यूनाइटेड किंगडम छोड़ने की कानूनी पाबंदियों में फंसे हुए हैं। अदालत ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जब तक वो वापस आने का इरादा साफ नहीं करते तब तक उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। माल्या 2016 से लंदन में है और भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपये न चुकाने के आरोपी हैं। यह मामला अब एक कानूनी भूलभुलैया बन चुका है, जहां तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन वापसी की कोई तारीख तय नहीं है।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश लाया था। हालांकि यह अध्यादेश बाद में कानून नहीं बन सका और खत्म हो गया था। अब मौजूदा सरकार ने उस समय जारी किए गए सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। एनसीपी शरद पवार गुट का कहना है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर रही है। वहीं सरकार का तर्क है कि वो सिर्फ पुरानी और निरर्थक हो चुकी प्रक्रियाओं को साफ कर रही है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है। मूकनायक की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से जबरन निकालने की घटनाओं पर कड़ा रोक अपनाया है। आरोप है कि कुछ गांवों में धार्मिक भेदभाव के चलते ईसाई आदिवासियों को उनके ही गांवों में अपने मृत परिजनों को दफनाने से रोका जा रहा है। यहां तक कि दफनाए गए शवों को उखाड़कर दूसरी जगह फेंका जा रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और ऐसी किसी भी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार देता है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक मामला लंबित है तब तक शवों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कश्मीर टाइम्स में जूलिया नॉमन का एक लेख कश्मीर के पर्यटन और वहां मौजूद सैन्य नियंत्रण के बीच के विरोधाभास को उजागर करता है। लेखिका अपने अनुभव साझा करते हुए लिखती हैं कि एक पर्यटक के तौर पर कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता देखना आसान है, लेकिन वहां मौजूद भारी सुरक्षा बलों को अनदेखा करना नामुमकिन है। वो बताती हैं कि हर चौराहे और सड़क पर ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जवान तैनात हैं। बनकर और कटीले तार अब वहां के भूगोल का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। लेख में तर्क दिया गया है कि सरकार भले ही कश्मीर में स्थिति सामान्य होने का दावा करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत एक खुली जेल जैसी महसूस होती है। पर्यटकों की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय लोगों के चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ देखी जा सकती है। ये सैन्यीकरण न सिर्फ लोगों की आवाजाही को रोकता है, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे मसाज शब्द का इस्तेमाल एप्स्टीन और उसके दोस्तों के बीच एक कोड वर्ड की तरह किया जाता था। बिल गेट्स से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन तक कई बड़े नाम किसी न किसी रूप में एप्स्टीन के संपर्क में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी होने के बावजूद समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोग खामोश रहे। रॉयटर्स का एक नया सर्वे बताता है कि एप्स्टीन फाइलों के खुलासे के बाद 69% अमेरिकी मानते हैं कि अमीर और ताकतवर लोग अक्सर अपने अपराधों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराए जाते। ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि कैसे एक व्यक्ति इतने सालों तक सिस्टम को चकमा देकर अपना शोषण का साम्राज्य चलाता रहा और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके मेहमान बनते रहे। द वायर की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 85 सदस्य देशों ने वेस्ट बैंक में इजराइल के विस्तार की कड़ी निंदा की है। इन देशों में चीन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में जमीन हड़पने और बस्तियां बसाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन गौरतलब है कि भारत ने इस निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का ये कदम उसकी परंपरागत फिलिस्तीन समर्थक नीति से हटकर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के संबंध काफी गहरे हुए हैं और भारत अब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट करने से बच रहा है। हालांकि गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच भारत का ये रुख कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की। आज जब हम एआई समिट में रोबोट कुत्ते को लेकर विवाद देख रहे हैं तो मंटो की मशहूर कहानी टैटवाल का कुत्ता बरबस याद आ जाती है। उस कहानी में सरहद पर एक कुत्ता दोनों तरफ के सिपाहियों के बीच फंस जाता है और अंततः मारा जाता है। वो कुत्ता न हिंदुस्तानी हो पाता है न पाकिस्तानी। आज के दौर में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो रोबोट कुत्ता भी कुछ ऐसी ही हालत में है। उसे भारतीय इनोवेशन बताकर पेश किया गया, लेकिन वो निकला चीनी। मंटो की यह कहानी आज भी हमें आईना दिखाती है कि कैसे हम अपनी झूठी शान और लड़ाइयों में निर्दोष चीज़ों को मोहरा बना लेते हैं। चाहे वो सरहद का कुत्ता हो या टेक्नोलॉजी के नाम पर किया गया ये भद्दा मजाक। इंसान अपनी कमियों को छिपाने के लिए अक्सर मूक प्राणियों या वस्तुओं का सहारा लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे का सच आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप हमें स्पॉटिफाई, यूट्यूब और अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपने सुझाव और राय हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर भेजें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।